अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया के अंदर बड़े ही कशीदा और बड़े ही ख़तरनाक हालात चल रहे हैं। ममालिक एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत, यूक्रेन हो या रशिया, अफ़गानिस्तान हो या दूसरा कोई भी मुल्क। और इसी तरह का एक अहम मसला वो है फ़लस्तीन का और इसराइल का, जिसका आगाज़ 1948 के बाद हो गया था। 1947 के बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रेजोल्यूशन पास की गई तो इसराइल को आज़ादी मिल गई और फ़लस्तीन का एक अपना स्टेटस बहाल कर दिया गया। 1947 से लेकर आज तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी बरकरार है, और आज उसी कशीदगी के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसराइल के इस वक्त पूरी दुनिया के साथ बड़े अहम ताल्लुकात हैं, और इस्लामी ममालिक के साथ साथ दूसरे तमाम ममालिक भी इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बना चुके हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो। इन तमाम ममालिक के ताल्लुकात इसराइल के साथ बड़े हद तक अच्छे हो चुके हैं। अब हाल ही में तुर्की ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और उसके बाद सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम किया है, जिसके बाद इसराइल इस वक्त इतना ताकतवर हो चुका है कि अगर वो किसी के साथ भी जंग करे तो ये तमाम ममालिक उनके साथ खड़े हैं। आज भी ऐसे ही हुआ कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अचानक से एक जंग छिड़ी, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इसराइल के साथ भरपूर ताउन का ऐलान किया। माजरा कुछ यूँ है कि फ़लस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप्स ने आज इसराइल के ऊपर हमला किया, जिसके बाद इसराइल की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया। अब तक की इतलात के बाद फ़लस्तीन ने इसराइल के अंदर घुसकर काफ़ी इलाकों के अंदर कब्ज़ा कर लिया है, जो इस फ़लस्तीन के मुताबिक शुरू से ही उनके पास थे, वहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ था। अब तक इसराइल के काफ़ी फ़ौजियों को हलाक किया जा चुका है और फ़लस्तीन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस मिलिटेंट ग्रुप ने हमास से हमले शुरू किए, जो कि इसराइल के बॉर्डर तक गए, और बॉर्डर से इसराइल की जानिब से भी जवाब दिया गया। फ़लस्तीन के बॉर्डर पर जो इलाका इसराइल का था उसके ऊपर अब तक कब्ज़ा कर लिया गया है। इस हमले के बाद इसराइली लोगों ने वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक हालात काफ़ी कशीदा हैं, मगर इस मामले में फ़लस्तीन बिल्कुल तनहा खड़ा है, क्योंकि आज भारत समेत फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और बाकी सारे ममालिक ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है, और फ़लस्तीन इस वक्त बिल्कुल अकेला है। पाकिस्तान, एक जो कि बड़ा अहम मुल्क समझा जाता था, वो आज न्यूट्रल है। पाकिस्तान पहले भी बहुत से मामलात में न्यूट्रल रहा और पाकिस्तान ने इसका खमियाजा भुगता, बल्कि पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में रहते हुए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करता रहा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हों या अफ़गानिस्तान के साथ दुश्मनी हो। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ अमरीका के कहने पर ख़राब किए। उससे क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके शुरू किए, जिसके बाद पाकिस्तान के हालात भी कशीदा हुए। अब फ़लस्तीन के हालात भी कुछ इसी तरह हैं कि फ़लस्तीन का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। फ़लस्तीन अपने आप पे इस वक्त जंग तो लड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि फ़लस्तीन कितनी देर तक इस जंग को जारी रख सकता है। फ़लस्तीन माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि कोई भी मुल्क उनके साथ चलने को तैयार नहीं, बशमूल पाकिस्तान। नारों की बुनियाद तक तो तमाम ममालिक ने फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों या दूसरे ममालिक हों, लेकिन जंग की सूरत में किसी मुल्क ने फ़लस्तीन का साथ देने का ऐलान अब तक की खबरों के मुताबिक नहीं किया। अब तक की इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल को कंडेम किया है और ये कहा है कि ये मामलात रुकने चाहिए। इससे ज़्यादा सऊदी अरब ने इसराइल के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की। ये बात सब लोग जानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। अब फ़लस्तीन का हक बनता है, वो चाहते हैं कि जो इसराइल ने जिन इलाकों में कब्ज़ा कर रखा है वहाँ से फ़लस्तीन अपने कब्ज़ा छुड़ाए। इसी तरह हमास के मिलिटेंट्स ने पहले भी एक दफ़ा कोशिश की थी कि इसराइल के साथ जंग छेड़ी जाए, लेकिन उसके नताइज अच्छे साबित नहीं हुए। अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने भी रशिया के ऊपर हमला किया, जिसके बाद रशिया की जानिब से एक सख्त जवाब दिया गया, जिसको यूक्रेन बर्दाश्त नहीं कर सका, और यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने दूसरे ममालिक से मदद की अपील कर दी, जिसके बाद किसी मुल्क ने भी
यूक्रेन की मदद नहीं की, क्योंकि रशिया जितना ताकतवर मुल्क है, कोई भी मुल्क रशिया से दुश्मनी लेने का सोच नहीं सकता। इसी तरह इसराइल के पूरी दुनिया के साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं और अब कोई भी मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ जाने को तैयार नहीं। अभी कुछ देर पहले कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इसराइल की हिमायत में ट्वीट किया। उसके बाद मैक्रोन ने भी, जो कि फ्रांस के सदर हैं, उनकी जानिब से भी इसराइल की हिमायत में ट्वीट आया और इसके साथ साथ भारत ने भी इसराइल की हक़ में ट्वीट किया। तो वाज़े नज़र यही आ रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी है। गज़ा के अंदर इस वक्त इसराइल की बमबारी जारी है और बहुत सा जानी नुकसान हो चुका है। इस वक्त लगता यही है कि इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर भारी जा रहा है। फ़िल वक्त फ़लस्तीन की जानिब से एक अच्छी जंग तो लड़ी जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए दूर के नताइज अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अब जंग जारी है, फ़लस्तीन कब तक ये जंग लड़ सकता है? एक दफ़ा ये जंग ख़त्म होगी, लेकिन उसके बाद जो आलमी दुनिया फ़लस्तीन के ऊपर पाबंदियाँ लगाएगी उसका कोई भी सोच नहीं सकता। अभी वक्ती तौर पर तो फ़लस्तीन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दूसरे इस्लामी मुल्क के लोग इस फ़लस्तीन की हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये जंग रुकेगी उसके बाद जिस किस्म के नताइज फ़लस्तीन को फेस करना पड़ेंगे वो कोई भी नहीं जानता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर था, जबकि सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रेजोल्यूशन पास की जा चुकी है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाए। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ जाए, अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो उनको आज़ादी का पूरा हक़ है। पाकिस्तान के इत्तेहादी भी पाकिस्तान की इस मामले में कोई मदद नहीं कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के साथ तिजारत करती है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि भारत के साथ तिजारत करने वाले लोग भारत के ख़िलाफ़ जाएं? इसी तरह इसराइल के साथ दुनिया तिजारत कर रही है, तो ये कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया इसराइल को छोड़कर फ़लस्तीन की हिमायत करे? बहरहाल दुनिया के हालात इस वक्त कशीदा हैं, क्योंकि एक जंग छिड़ी हुई है जिसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा। एक तरफ फ़लस्तीन है और दूसरी तरफ इसराइल समेत उनके इत्तेहादी हैं। याद रहे, इसराइल के दुनिया के साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके बाद फ़लस्तीन के लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होगी। याद रहे, इसराइल की फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौजों में से एक है और उनके साथ पूरी दुनिया इस वक्त खड़ी है। अगर दूसरे ममालिक इसराइल की हिमायत करते हैं तो क्या फ़लस्तीन ये जंग जीत सकेगा? तो इसका सादा सा जवाब है नहीं। तो इसीलिए अभी जज्बाती होकर तो लोगों ने खुशी मनाना शुरू की है कि इसराइल के ऊपर हमला कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से भी, पाकिस्तान की आवाम की जानिब से भी बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है कि फ़लस्तीन ने इसराइल के ऊपर हमला किया। जबकि मैं आपको बता दूं, ये फ़लस्तीन की जानिब से नहीं बल्कि फ़लस्तीन के एक छोटे से मिलिटेंट ग्रुप की जानिब से इसराइल के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि हो सकता है फ़लस्तीन के अंदर मौजूद लोग भी ये ना चाहते हों कि वो किसी जंग के अंदर जाएँ, क्योंकि फ़लस्तीन के हालात इस वक्त किसी जंग के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर है। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि फ़लस्तीन इस वक्त किसी किस्म की जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। एक मिलिटेंट ग्रुप ने इसराइल के साथ जंग तो शुरू कर दी, अब इसराइल भरपूर तरीके से जवाब भी दे रहा है और अब जो नुकसान इसके बाद होगा उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। नुकसान के बाद पूरी दुनिया जो पाबंदियां फ़लस्तीन के ऊपर लगाएगी, फ़लस्तीन के लिए बहुत मुश्किल हालात सामने आ रहे हैं। अब तक फ़लस्तीन की जानिब से जंग तो अच्छी लड़ी गई, इसराइल को काफ़ी नुकसान भी किया और बहुत से लोगों को और बहुत से फ़ौजियों को हलाक भी किया गया, लेकिन आखिर में बात फिर वही है कि फ़लस्तीन के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात बढ़ेंगी और फ़लस्तीन को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक छोटे से मिलिटेंट ग्रुप की जानिब से फ़लस्तीन के लिए जंग का आगाज़ कर दिया गया, जिसके बाद अब फ़लस्तीन के लिए मज़ीद मुश्किलात हैं। फ़लस्तीन की एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया कि उनको इमरान खान जैसा एक लीडर चाहिए जो कि पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा सके। याद रहे, इमरान खान वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हो या दुनिया की कोई भी कॉन्फ्रेंस। तमाम जगहों पर इमरान खान ने फ़लस्तीन के लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। इस आवाज़ को उठाने की वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर देगी। बहरहाल इमरान खान की जानिब से पूरी कोशिश की गई कि फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा जाए, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा जब तक वो
فلسطین کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ تو عمران خان نے بھی واضح طور پر یہی بات کہی کہ پاکستان اسرائیل کو کسی طور پر تسلیم نہیں کرے گا جب تک وہ فلسطین کو ان کا حق نہیں دیتی۔ اب پاکستان کے حالات کچھ یوں ہیں کہ نگران حکومت کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف کی حکومت میں پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی تھی اور اپنے وفد کو بھی اسرائیل بھیجا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پاکستان کی جانب سے کچھ کاروباری شخصیات کا وفد یہاں آیا تھا اور انہوں نے تجارت کی بات بھی کی تھی۔ اسی طرح اس نگران حکومت کی جانب سے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جائے اور فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے۔ اسی لیے آج فلسطین کے صحافی بھی عمران خان کو یاد کرتے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر ان کو چاہیے جو فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز دنیا تک پہنچائے۔ والسلام۔